4.2, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.4 का जो हम लोगों ने कल 3 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हम लोगों को चौथा क्वेश्चन लगाना है, यही ना। चलिए ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 2x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इक्वल टू के का एक हल। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम प्रश्न की भाषा को समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन का क्या रहा है। देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू के का एक हल हो। अब ध्यान से समझिएगा बात को। ये बताइए, अगर ये हल है, ठीक, अगर ये इस समीकरण का हल है तो क्या हम इसका मान इस समीकरण में रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 2। हमें इसी के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, के का। और ये जो x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ये इस समीकरण का एक हल है। तो अगर ये इसका हल है तो जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रख सकते हैं, और जहां जहां y है वहां वहां हम 1 रख सकते हैं। अगर x बराबर, चूंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ठीक, इसलिए इस समीकरण में, इस टोटल समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिए लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 2 और y बराबर 1, इसलिए इस समीकरण में जहां x है वहां हम 2 रख सकते हैं, और जहां y है वहां पे 1 रख सकते हैं। रख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं। देखना, जैसे ही आप समीकरण में x का और y का मान रखेंगे वैसे ही k का मान तुरंत निकल जाएगा। अभी k का मान क्यों नहीं निकल पा रहा है, तो उसके पीछे एक रीजन है। ये भी चर है और ये भी चर है, ये 2 अलग अलग चर हैं, इसीलिए ये आपस में जुट नहीं पा रहे हैं। अगर ये दोनों एक समान चर होते, ये भी x होता ये भी x होता, तो ये आपस में जुड़ जाते और अपने आप k का मान निकल जाता। लेकिन ये 2 अलग अलग चर हैं, इसीलिए इस k का मान निकल नहीं पा रहा है। एक्चुअल बात ये है। तो हमें करना क्या है कि यही x और y का मान पुट कर देना है, तो ये सब के सब अचर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और k का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 2 इंटू x का मान क्या रखना है, ये हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया है, ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है। कौन चीज, प्लस, हम लोग भी प्लस लिख लेंगे। 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू के, 2 गुना के 4 और प्लस 3 एक कम बराबर के, तो के बराबर 4 3, के बराबर 7 कहो या 7 बराबर की, बात तो एक ही है। कान ही पकड़ना है, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के कान पकड़ो, तो बस वही के 7 बराबर के कहिए आप, 7 इक्वल टू के कहिए, या के इक्वल टू 7, दोनों बात एक ही है। देख लीजिए आंसर दिया होगा, इसे नोट कर लीजिए। बंद करिए। आपके एनसीईआरटी बुक मैथ का चैप्टर नंबर 6, 5-6 स्टार्ट कर रहा हूं। त्रिभुज,
जिस वही वही त्रिभुज वाला दिया है। चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं तथा कोण। अब ध्यान से देखना आप लोग, यह है आपका चैप्टर नंबर 3, इसे हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं तथा कोण। अब मुझे पहले ये बताओ आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, ये चैप्टर रेखाएं तथा कोण है। रेखाएं तथा कोण चैप्टर के नाम से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। रेखाएं तथा कोण मतलब इसमें आकृतियों के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? आकृतियों के बारे में। त्रिभुज, चतुर्भुज, समलंब, आयत, वर्ग, ये सब जानना है। चलिए तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। किससे स्टार्ट करते हैं? ये बेसिक बता रहा हूं मैं एकदम। पहले बताओ त्रिभुज कहते किसे हैं? ठीक है, देखो तो मान लो मैंने एक आकृति बनाई, ये कौन सी आकृति है? ये त्रिभुज की आकृति है। ये त्रिभुज की आकृति क्यों है? इसमें भुजाएं कितनी है? एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा। इसमें तीन भुजाएं टोटल, तीन भुजा। तो अब कुछ बच्चों के माइंड में भ्रम होता है कि सर तीन भुजाएं जिसमें होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ये देखो, ये एक भुजा, ये दो भुजा और ये तीन भुजा। यही तो भुजा है भाई ना। जो हमने एक रेखा खींच दिया तो भुजा है, सिंपल बात है, यही तो भुजा है। ये भी तीन भुजाएं हैं, लेकिन क्या ये त्रिभुज है? ये त्रिभुज नहीं है। मतलब कि जो हमारी ये परिभाषा है कि तीन भुजाओं, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं, उसे त्रिभुज कहते हैं, ये पूरा सही नहीं है। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हैं, क्या इसे त्रिभुज कहेंगे? तो ये परिभाषा अस्पष्ट नहीं है। अस्पष्ट परिभाषा क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। देखो घिरी हुई है चारों तरफ से, ये तीनों ओर से क्या हुई है? घिरी है। तो हम ये अगर परिभाषा बताएं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो एकदम 100% क्या होगी? ट्रुथ होगी। ये जो परिभाषा है कि तीन भुजाओं से बनी आकृति या ऐसी आकृति इसमें तीन भुजाएं, त्रिभुज कहलाएंगे। देख लो क्या त्रिभुज है? तो हमें ये नहीं बताना, बल्कि हमें ये बताना है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब ये हो गया। अगर बात की जाए इसकी परिभाषा की, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। नोट करें इसे। अब हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार कई आधार पे होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे फिलहाल वो क्या पढ़ेंगे? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः तो लिखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिए। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज,
दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। पहले आप यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने जाना कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें हम लोग पहली हेडिंग क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज। हेडिंग होगी हम लोगों की समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी परिभाषा की। क्या बात करने वाले हैं? इसकी परिभाषा। तो देखिए, सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है? और बाहु का अर्थ होता है भुजा। सम का अर्थ होता है समान और बाहु का अर्थ होता है भुजा। और त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं, ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे, ध्यान से आप ऐसा पढ़िए कि यहीं पे आपको याद दिए जाए। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। उसे समबाहु त्रिभुज, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से देखना है। परिभाषा हमने क्या बनाया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसके इस भुजा का मान, ये भुजा 3 मीटर की है। कितने मीटर की? ये भी भुजा 3 मीटर की है और ये भी भुजा। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? समान है। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, अर्थात तीनों भुजाएं भी समान है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब ध्यान से देखना, मैंने एक और त्रिभुज बनाया। एक भुजा का मान 5 है, एक भुजा का मान 4, एक भुजा का मान 3। तो क्या ये समबाहु त्रिभुज है? नहीं, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। अब ये समबाहु त्रिभुज क्यों नहीं है? क्योंकि इसके तीनों भुजाओं का जो मान है वो अलग अलग है, बस इसीलिए ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। समझ आ गया? ये आप लोग लिख लीजिए और यहां तक पूरा नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया। यहाँ पे ये समाबाहु नहीं, समबाहु रहेगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समबाहु रहेगा, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। अब हम लोग अगला, हम लोगों की हेडिंग क्या पड़ेगी? सवाल सब एक साथ लगवाएंगे, पहले हम लोग बेसिक पढ़ने का। अगली हेडिंग हम लोगों की पड़ेगी, हमने बताया था आपको कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु।
अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिए, यहां पर इधर देखना रहेगा, इसकी परिभाषा क्या है। तो इस के नाम में ही, इस त्रिभुज के नाम में ही इसकी परिभाषा हिडन है, इसकी परिभाषा छिपी हुई है, बस आपको उसको समझने की आवश्यकता है। सम का अर्थ होता है समान, द्वि का अर्थ होता है दो, और बाहु का अर्थ क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ है समान, द्वि का अर्थ है दो, और बाहु का अर्थ है क्या? भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा, ऐसा त्रिभुज आप लोग साथ साथ लिखते चलिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं ऐसा त्रिभुज। अब स्टॉप करिए एक मिनट, ध्यान दे। हमने ये जाना कि दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान। कोई ये त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी ये भुजा 2 मीटर की है, ये भी भुजा 2 मीटर की है, तीसरी भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, ये 5 हो 3 हो कुछ भी हो, बट अगर इस त्रिभुज ए बी सी में कोई दो भुजा समान है, मतलब ए बी, पहली भुजा क्या है? ए बी, और दूसरी भुजा ए सी, ये दोनों भुजाएं आपस में समान हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बस दो भुजाओं से मतलब है, नोट कर लीजिए। अंक हमने पढ़ा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसमें हमने आपको बताया कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। उसके बाद हमने आपको बताया समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। फिर हमने आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं तथा तीसरी भुजा अलग होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि विषमबाहु त्रिभुज, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो विषमबाहु त्रिभुज, इसके भी जो इसकी क्या है? हेडिंग है, उसी में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, समझिए। जैसे विषम का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। विषम का अर्थ तो अलग अलग होता है। और बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? अलग अलग हों, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखने वाले हैं? परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। कैसी हो? अलग अलग हो।
उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, इधर आप लोग लिखने के लिए हम टाइम देंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज रहा आपका, ये 2 मीटर भुजा है, ये 4 मीटर भुजा है, ये 5 मीटर। क्या तीनों भुजाओं में से किसी भुजा की लंबाई समान है? 3 भुजाएं हैं, क्या कोई भुजा इसमें समान है? तीनों भुजाएं क्या हैं? विषम है। विषम है यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। तो तीनों भुजाएं असमान हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये त्रिभुज कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज है। नोट कर लीजिए, हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कुछ डाउट बचे हैं तो हम 2 मिनट आप लोग क्या लेंगे? डाउट लेंगे। जैसे एक बच्चे का डाउट है कि सर मान लीजिए आपने विषम बाहु त्रिभुज बनाया, एक भुजा आपने 2 मीटर कर दिया, इसको आपने 3 मीटर कर दिया और इसको आपने 5 मीटर कर दिया। अगर मान लीजिए कि ये वाली भुजा भी 3 मीटर हो जाए, क्या हो जाए? 3 मीटर हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा? तो अगर ये भुजा 3 मीटर हो जाएगी तो ये त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं क्या हैं? समान हैं, तो ये कौन त्रिभुज हो जाएगा? तब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसमें डाउट ये था कि सर हम तो जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ये तो आमने सामने की भुजाएं समान नहीं है। तो ऐसी कोई परिभाषा मैंने नहीं लिखवाया कि समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ आमने सामने की भुजा समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई 2 भुजाएं समान होती है, कोई भी 2 भुजा, चाहे वो ये दोनों समान हो जाए, चाहे वो ये दोनों समान हो जाए, चाहे वो ये दोनों समान हो जाए। अगर कोई भी 2 भुजा किसी त्रिभुज की समान है तो उसका नाम आप आंख बंद करके समद्विबाहु त्रिभुज रख सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं कर सकता। ये 100% क्या है? सही है कि 2 भुजाएं समान हैं तो उसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसी त्रिभुज में ये भी 3 मीटर हो जाए तो तीनों समान हो गई, तो यही त्रिभुज क्या बन जाएगा? अब यही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो भुजा के आधार पर ही हम त्रिभुज के नाम को डिफाइन कर पाएंगे। यही त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग कर दीजिए, 4 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, तो अब यही त्रिभुज क्या बन जाएगा? यही त्रिभुज जो है आपका, ये अब विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के हिसाब से हम त्रिभुज का नाम डिफाइन करते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कि विषम बाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत? ठीक।